एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो मैंने उसी सर्किट में क्या किया है, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस C है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, चार्जिंग हो जाती है। मान लीजिए इसमें चार्ज Q स्टोर हो जाता है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू होता है CV, या फिर Q इज इक्वल टू C, V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। अब I बराबर क्या होता है, I इज इक्वल टू dQ बाय dt, दैट इज d बाय dt ऑफ ऑल दिस C Vm साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फिक्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। हमारे पास बचेगा C Vm डिफरेंशियल ऑफ साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। अब डिफरेंशियल ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा C Vm ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास फिर से कोस में इक्वेशन आ गई है, जबकि हमें साइन ओमेगा टी की टर्म्स में आंसर चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोस ओमेगा टी को हम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस रखेंगे तो ये जो ओमेगा टी टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए, ये ओमेगा टी टर्म पॉजिटिव चाहिए ताकि हम वोल्टेज और करंट में फेज रिलेशन निकाल सकें। तो इसको हम क्या करेंगे, कोस ओमेगा टी की जगह वैल्यू रख देंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि इसका रिजल्ट भी यही आएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं ओमेगा C Vm साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं कि Vm/1/ωc साइन π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/2, एक ही बात है। अब फिर से, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी आपका करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब इफ साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि मैक्सिमम, तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होगा, Vm/1/ωc। तो Vm/1/ωc को हम Im लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से प्लस में चल रहा है, यानी कि फेज में π/2 आगे चल रहा है, तो करंट की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसी के हिसाब से अब हम वेवफॉर्म बनाएंगे, इसी के हिसाब से फेजर बनाएंगे। ठीक है, अब यहां भी ध्यान दीजिए, वोल्टेज और करंट आपके पास आ गया है, लेकिन ये जो Im है, व्हाट इज इट, Vm/1/ωc। और मैंने बताया था Vm के अपॉन में जो भी होता है दैट इज कंपेरेबल टू रेजिस्टेंस, और क्योंकि एसी सर्किट है इसलिए हम इसे रिएक्टेंस का नाम देंगे। तो 1/ωc इज नोन एज XC। ध्यान रहे, ये X के साथ C सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका भी वही रोल है जो रेजिस्टेंस का है। तो यानी कि चाहे XL हो, XC हो या R हो, तीनों चीजें रेजिस्टेंस है, तो तीनों की यूनिट जो होगी वो ओम ही होगी, तीनों की। अच्छा, फर्क क्या है अब इसमें, अब यहां देखिए, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती है, तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, तो XC क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि इंफिनिटी। यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी हो जाता है। इसका मतलब डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर पास नहीं होने देता। सो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। कैपेसिटर जो है वो डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है, आप उसे टेक्निकली यहां से बता सकते हैं पूरा।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है, ओमेगा जीरो है, तो जो रिएक्टेंस है या रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो हाईएस्ट हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने का मतलब जैसे सर्किट ब्रेक हो गया हो, और जब सर्किट ब्रेक होता है तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। अच्छा, एसी के लिए, फॉर एसी, क्योंकि न्यू जो है वो हाई होता है, तो ओमेगा भी हाई होता है, तो एक्सी जो होता है वो लो होता है। रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट फ्लोज इजीली, करंट फ्लोज इजीली। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो डीसी को तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और एसी को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। ये कंसेप्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। सबसे पहले इसकी वेवफॉर्म देखिए। जैसे V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज वाला तो ग्राफ वही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो फेज में इस बार आगे चल रहा है। जब पीछे चला था तो हमने यहां से शुरू किया था, आगे चलेगा तो यहां से शुरू करेंगे, यानी कि जितने में उसका चौथाई पूरा हुआ वो अपनी मेन पोजीशन पे पहुंच गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। इस तरह से आपका फेजर बनेगा, सॉरी वेवफॉर्म बनेगा। फेजर जो होगा, ये मान लिया आपकी मेन लाइन है, किसी भी टाइम पे जैसे हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे एक लाइन तो ये आएगी और एक ये आएगी, तो क्योंकि करंट आगे चल रहा है तो ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। दिस इज V, दिस इज I, ये 90 डिग्री π/2। तो ये आपका पूरा फेजर स्ट्रक्चर हो गया, जो वोल्टेज से कितना आगे चल रहा है। बल्कि इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूं, ये हो जाएगा वोल्टेज, ये हो जाएगा करंट, ये आपका फेजर हो जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट था। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।